नदियापुर गांव में एक रमेन नाम का नाविक रहता था। नदियापुर गांव के सीमा में आने जाने के लिए लोगों को नावों का ही सहारा लेना पड़ता था। रमेन एक सीधा साधा नाविक था। उसके परिवार में उसका पत्नी और उसकी बुरी माँ रहता था। रमेन बेहद गरीब था। रमेन के ऊपर नदियापुर गांव के लगभग सभी लोगों का कर्जा चढ़ा हुआ था। आज रमेन अपने नाव के पास पहुंचा ही था कि तभी गांव का सेठ धनीराम कुछ लोगों के साथ उसके पास आ थमका। बस बहुत हो गया, अब मामला बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है, समझ गया? पूरे 6 महीने हो गए मुझे बेवकूफ बनाते हुए तुझे। आज मैं अपना पैसा ले जाकर ही रहूंगा, समझा? मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दो सेठ जी। आप तो जानते ही होंगे कि इस वक्त धंधा कितना मंदा चल रहा है। अबे तेरा धंधा कोई मंदा नहीं चल रहा। सच तो ये है कि तू मेरा पैसा देना ही नहीं चाहता। नदियापुर गांव में आने के लिए और जाने के लिए नाव का ही सहारा लेना पड़ता है। ये इलाका पूरे टूरिस्ट एरिया में भी पड़ता है, सैलानी की कोई कमी ही नहीं है इधर पर। तेरा धंधा मंदा कैसे पड़ सकता है बे? मैं बड़ी मेहनत से पाई इकट्ठा करता हूँ, लेकिन वो पैसे किसी न किसी वजह से मुझसे खर्च हो जाते हैं। अरे सुना तुम लोगों ने, ये पैसा पाई इकट्ठा करता है। ये क्यों नहीं कहता कि तू एक नंबर का अय्याश है, सारे पैसा अय्याशी में उड़ा देते हो। नहीं, ऐसा मत कहिए सेठ जी। नदियापुर के सारे लोग जानते हैं कि मैं कितना शरीफ हूँ। ठीक है, लेकिन इस बार मैं तुझे 10 दिन से ज्यादा मोहलत दे नहीं सकता। 10 दिन के अंदर अंदर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना, तो मैं तुझे तेरा मकान छीन कर तुझे धक्के मार के निकाल दूंगा। इतना कहकर धनीराम वहाँ से चला जाता है। शाम को थका हारा रमेन घर पर आते हैं और आते ही उसकी पत्नी बोलती है, आ गए, कुछ लोग आए थे पैसा मांगते हुए, तुम उनका पैसा चुका क्यों नहीं देते? इतना कहकर सुमित्रा चला गया। पिछले दिन रमेन हासरत भरी निगाहों से और नाविकों को देखने लगा जिनके नाव पर टूरिस्ट सवार हुए थे। रमेन के कानों में एक बूढ़े व्यक्ति का स्वर टकराया। क्या तुम मुझे दूसरी दुनिया के छोर तक छोड़ सकते हो? रमेन उस बूढ़े व्यक्ति के बात सुनकर हैरत में पड़ गया। लगता है आपका दिमाग खिसका हुआ है बाबा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा कहने का मतलब है बेटा, तुम मुझे इस नदी के दूसरे किनारे पर छोड़ देना। ये कहिए ना कि बाबा आपको दूसरी किनारे पर जाना है। ठीक है, 200 लगेंगे। मैंने सुना है कि तुम पूरे और गरीब यात्रियों से पैसे नहीं लेते। हाँ बाबा, लेकिन मैं क्या करूँ? लगता है मुझे मेरे नियम और कायदे अब बदलने पड़ेंगे। चाहे कितनी भी मुसीबत आए, अपने उसूल इंसान को बदलना नहीं चाहिए। किस्मत बदलते हुए देर नहीं लगती। मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ बाबा, जाओ जाके कोई दूसरी नाव पर बैठ जाओ। मुझे तो सिर्फ तुम्हारी नाव पर ही बैठना है, पर मेरे पास पैसे नहीं है तुमको देने के लिए। अगर तुम मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। मेरा पत्नी इंतजार कर रहा है वहाँ पर। बूढ़े की बात सुनकर रमेन को बूढ़े की ऊपर तरस आ गया था। ठीक है बाबा, मैं आपका दिल नहीं तोड़ूंगा, आइए बैठिए। रमेन की बात सुनकर वह बूढ़ा रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए रमेन की नाव पर बैठ गया। रमेन की नाव नदी के बीच में पहुंचे ही थी कि तभी बूढ़ा बाबा रमेन से बोला, बस मुझे यहीं तक छोड़ दो। बाबा पागल हुए हो क्या? बीच नदी में पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। जो मुझे नजर आ रहा है वो तुमको नजर नहीं आएगा बेटा। तुम नाव यहीं पर रोक दो। बाबा तुम डूब जाओगे, पानी बहुत गहरा है। मगर बूढ़े ने रमेन की बात नहीं सुनी और नदी में कूद गया। वह देखकर रमेन बुरी तरह से घबरा गया।
और बरबराता हुआ बोला, अरे कहाँ फंस गया मैं। अगर ये पूरा मर गया तो इसका इल्जाम मेरे ऊपर ही लगेगा। लोगों ने तो इस पूरे को मेरे नाव पे सवार होते हुए देखा है। अब क्या करूं? लगता है मुझे भी नदी में कूदना ही पड़ेगा। इतना कहकर रमेन ने नदी पर छलांग लगा दी। मगर उसने जैसे ही नदी में छलांग लगाई, आपने आप को एक बेहद सुंदर जंगल के बीच एक तालाब में पाया। रमेन उस तालाब से निकालकर उस जंगल को देखने लगा। तभी उसके कानों में एक भारी आवाज टकराई। बेटा, मेरी शाख झुक रही है, इसे थोड़ा सा सीधा कर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रमेन ने देखा कि वह जिस पेड़ के नीचे खड़ा था, रमेन से वही पेड़ बोला था। रमेन डर गया। डरो मत, अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे मैं तुम्हें आगे का रास्ता बताऊंगा। रमेन ने डरते डरते उस पेड़ की शाख ऊंची कर दी। अचानक रमेन के सामने एक बेहद सुंदर सोने की सड़क बन गई। घबराओ मत, तुमने मेरी मदद की है, इस वजह से ही तुम्हारे लिए मैंने ये सोने की सड़क बना दी है। तुम यहाँ से सीधे राजमहल तक पहुँच जाओगे। वाह, लेकिन ये कौन सी जगह है भाई? कुछ देर बाद ये तुमको पता लग ही जाएगा। तुम जिस रास्ते से आए हो, ये रास्ता सिर्फ शाही लोगों के लिए खुला जाता है। तुम जरूर कोई खास आदमी होंगे। कुछ दूर चलकर रमेन की नजर एक पेड़ पर गई, जहाँ पर लाल लाल सेब लटक रहे थे। अचानक एक सेब रमेन की ओर देखकर बोला, देख क्या रहे हो? अगर तुम्हें भूख लगी है तो मुझे खा लो। अरे वाह, ये मैं कहाँ आ गया? वो पूरा जरूर कोई मायावी व्यक्ति था। अरे नहीं नहीं, हमारे वहाँ पे बात करने वाला सिर्फ नहीं होता है। अगर वो बात करते तो हम उन्हें नहीं खाते। तुम बहुत दयालु लगते हो। तुम्हारी इस जादुई नगरी में स्वागत है। इस सोने की सड़क पर तुम सीधे चले जाओ, कुछ देर बाद तुम महल में पहुँच जाओगे। कुछ ही देर में रमेन एक आलीशान महल के सामने पहुंच गया। तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। रमेन ने देखा कि वही बूढ़ा रमेन को देखकर मुस्कुरा रहा था। कौन हो तुम और ये कौन सी जगह है? अचानक वह बूढ़े एक बेहद सुंदर राजकुमार में बदल गया। ये सारा का सारा राज्य मेरा है। तुम पृथ्वी पर नहीं बल्कि एक दूसरी जादुई नगरी पे हो। दूसरी दुनिया पे? मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल नदियापुर गांव के नदी के बीच एक दूसरी जादुई दुनिया की द्वार खुलता है। ये एक जादू की दुनिया है। तुम्हारा महल सोने के मालूम होता है, ये दरवाजे, यहाँ तक कि ये सैनिक भी सोने के ही मालूम होता है। ये सोने के मालूम नहीं होते, ये सोने का ही है। मैं तुम्हें बहुत दिनों से नाव में उदास बैठा हुआ देखा रहता था। मैं जानता हूँ तुम अच्छे स्वभाव के हो और तुम्हारी दुनिया में अच्छे व्यक्तियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता, इसलिए मुझे लगा तुम्हारी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर वह राजकुमार रमेन को महल की अंदर ले गया, जहाँ पर सोने की सिक्कों के ढेर लगे हुए थे। ये सारे सोने के सिक्के तुम्हारे हैं। तुम्हारे जितने मर्जी हो यहाँ से ले जा सकते हो और तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकते हो। मगर याद रखना, ये बात को हमेशा रहस्य ही रखना। जिस दिन इस राज को तुम छुपाने में नाकामयाब रहोगे, उस दिन से तुम्हारे लिए ये दुनिया के द्वार बंद हो जाएगा। रमेन ने एक थैली में सैकड़ों सिक्के भर लिए। वह राजकुमार उसे उसी जादुई पेड़ के पास मौजूद तालाब में ले आया। तुम इस तालाब में कूद जाओ, तुम अपने नाव पे दोबारा पहुंच जाओगे। रमेन जैसे ही उस तालाब के अंदर कूदा तो दोबारा खुद को नदी के बीच में आपने नाव पर पाया। रमेन उसी दिन वह सारा सोना शहर में बेच आया और उसने गांव की सभी कर्जा चुका दिए। देखते ही देखते रमेन नदियापुर गांव का सबसे बड़ा सेठ बन गया। रमेन की अमीरी देखकर धनीराम को अंदर ही अंदर जलन होने लगा। एक दिन उसने अपने खास आदमी जग्गू से कहा, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है जग्गू कि ये रमेन रातों रात कैसे अमीर बन गया। मैं सोच रहा था कि उसका मकान और इसका नाम दोनों कब्जा कर लूंगा, लेकिन इसने तो मेरे सारे पैसे लौटा दिए। सिर्फ आपका नहीं सेठ, उसने तो सारे गाँव वाले के पैसे लौटा दिए।
आज गांव में सबसे आलीशान हवेली उसका ही है, और तो और सारे नदियापुर गांव के नाव को उन्होंने खरीद के रखा है। हाँ मुझे पता है, और वो टूरिस्ट से बहुत कम पैसा लेता है। मेरा धंधा भी चौपट हो गया। दाल में जरूर कुछ न कुछ काला है। जाओ जाके पता करो कि आखिर माजरा क्या है। जाओ। मैंने पता कर लिया है। कुछ दिनों पहले मैंने चुपके से उसके पीछे कर रहा था और देखा कि वो बीच नदी में कूद गया, और कुछ ही घंटों बाद वो वापस आ गया और उसके हाथ में एक थैला था जो सोने से चमक रहा था। ये बको आदमी, ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे अभी ले चलो वहाँ पर। क्या तुम्हें यकीन है जग्गू की रमन यही कूदा था? मैंने उसे ठीक इसी जगह छलांग लगाते हुए देखा था। तो देर किस बात की है जग्गू? चलो अब हम दोनों साथ साथ कूद कर उस सोने की सुरंग में कूद जाते हैं और सारा का सारा सोना आज ही निकाल लेते हैं। इतना कहकर वह दोनों नदी में कूद गए। अचानक पानी के अंदर एक भूकंप आई। जग्गू और धनीराम डूबकर मर गए। रमेन ने आज तक उस रहस्यमयी कहानी के बारे में किसी को नहीं बताया था।